नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 16 अगस्त, बट आज के सेशन में हम लोग 14 एंड 15 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वैसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो क्या ऑफ कोर्स एग्जाम पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और असम ट्रिब्यून से लिए गए हैं, उनको हम लोग कंसिडर करेंगे। 16 अगस्त का जो न्यूज़पेपर है आया नहीं है, क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को इट वॉज ऑफ, राइट। एनीवेज, मूविंग ऑन। सबसे पहले हम लोग असम ट्रिब्यून का इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में, क्योंकि 5 CNG स्टेशंस गुवाहाटी में ओपन किए गए हैं रिसेंटली। CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नाउ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्राइमरीली किस चीज़ का कंपोजिशन होता है? वो होता है मीथेन का, जो क्या एक फॉसिल फ्यूल तो है बट बहुत ही क्लीन फॉसिल फ्यूल है। और अगर इसके स्टोरेज की अगर बात करते हैं तो इसको स्पेशल सिलेंडर्स में हाई प्रेशर कंडीशंस में स्टोर किया जाता है। इसकी यूजेजेस की अगर बात करें तो यह व्हीकल्स के लिए एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल हम लोग बहुत समय यूज़ करते हैं, जैसे कार, बसेस, ट्रक्स के लिए एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को। इसीलिए इनको इस्टेब्लिश किया गया है। किन किन जगह पे? उलीबाड़ी में, सोनापुर, लालमाटी, काहिलीपेरा और आजारा, जहाँ पे अलग अलग रीजन्स के अलग अलग नाम भी दिए गए। उतने ज़्यादा ये देखो, ये वाला स्लाइड इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, राइट, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द बेनिफिट्स। जी हाँ, ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशंस होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है ये प्रमोट करता है ग्रीन एनर्जी के यूजेजेस को। जी हाँ दोस्तों, ये इनकरेज करता है लार्ज स्केल यूज़ ऑफ ग्रीन एनर्जी। पहली बात तो क्योंकि या मैंने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया ना, दैट ये जो है ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता, राइट। दूसरा, भले ही फॉसिल फ्यूल है। नेक्स्ट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी भी जो है इसी के साथ अलाइन होता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने पहले ही बोला था दैट हम लोग फेज आउट करेंगे फॉसिल फ्यूल्स को, राइट। और साथ ही साथ हम लोग सपोर्ट करेंगे द इंक्रीज इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एंड दैट इज व्हाट that is why state government is committed to this, and that is why they have formed this state government का policy. Third, next is environmental impact. अगर इसका देख लीजिएगा तो इसका मेन एम है दैट कैसे रिड्यूस किया जा सके कार्बन फुटप्रिंट्स और कंट्रीब्यूट किया जा सके टू अ ग्रीनर इन्वायरमेंट फॉर द कम्युनिटी, राइट। तो यही चीज़ के लिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पावर सीन। एक आर्टिकल था जहाँ पे लिखा गया था दैट गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई टाइम है और गवर्नमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी के जनरेशंस को मैक्सिमाइज और रैंप अप करने की ज़रूरत है। और उसका रीज़न क्या है? रीज़न इज़ डिमांड। समय के साथ अगर देख लोगे पावर के डिमांड्स बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ डेटाज दिए गए, वैसे तो डेटा आप रटिए मत, बट आप सिर्फ एनालाइज कीजिए इन डेटाज को, जो कि मैं अभी बोलने वाला हूँ, राइट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है दैट अगर पावर यूजेजेस की अगर हम लोग बात करें ना, हिस्टोरिकली अगर देख लीजिएगा कुछ साल पहले पीक आवर्स, दैट इज जैसे रात को 8-9 बजे, ये क्या हो गया? पीक आवर्स। इस समय पावर जो है ना वो ऑफ कोर्स उनका जो यूजेजेस, उनका डिमांड होता था पीक आवर्स में, वो था 1800 मेगावाट का डिमांड होता था, ठीक है। बट अगर करंट डिमांड देख लीजिएगा ड्यूरिंग द पीक आवर, तो कहा जा रहा है वो 2700 मेगावाट तक है। और फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है बाय 2030 ये बढ़ के 3836 और बाय 34-35 तक तो ये बढ़ जाएगा 5345 मेगावाट। ये एक्सपेक्टेड डिमांड है, लेकिन ठीक है 5000, ये आपको एग्जैक्टली 2029-30 थोड़ा ना है, 34-35 अभी तक थोड़ा ना है, राइट। दीज आर जस्ट एक्सपेक्टेड वन विच वी आर एक्सपेक्टिंग दैट आने वाले समय में पावर्स के डिमांड बहुत बढ़ने वाले हैं। इसीलिए पावर जनरेशन और सप्लाई की जहाँ तक बात करें स्टेट में, राइट, स्टेट में अभी तक का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है? 420 मेगावाट का है ना। करंट पावर जनरेशन कितना हो रहा है? 300 से भी लेस मेगावाट का पावर जनरेशन हो रहा है फ्रॉम द स्टेट ओन्ड यूनिट्स। और प्रोजेक्टेड स्टेटस देख लीजिएगा, अनडाउटेडली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे प्रपोज प्रोजेक्ट्स है, जैसे सोलर एनर्जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, राइट। बट पोटेंशियली अगर सेवरल ईयर्स बिफोर न्यू प्रोजेक्ट्स बिकम ऑपरेशनल, मतलब ऑफ कोर्स ऐसे भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आने वाले समय में ऑपरेशनल होने हैं।
अब क्या क्या कुछ कुछ चैलेंजेस है जो कि अभी इसके कारण जिसके कारण दीज थिंग्स आर नॉट रियलाइज सो फास्ट. द चैलेंजेस आर ट्रांसमिशन इश्यूज. देयर इज कंस्ट्रेंट इन द ट्रांसमिशन कॉरिडोर, है ना. नॉर्थ ईस्ट रीजन में, अगर ईस्टर्न रीजन से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ट्रांसमिशन प्रॉपरली नहीं है. डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर भी अगर देख लीजिएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए ना. अभी भी जो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही है, अरे भैया आपको नए तार बिछाने पड़ेंगे. अभी भी पता है पुराने वायर्स है, राइट. सो अब पुराने वायर्स में जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का जो वेस्टेज है वो ज़्यादा होता है, राइट. फ्रीक्वेंट सप्लाई इंटरप्शंस हम लोग को देखने को मिलता है. कभी रेन हो गया, कभी स्टॉर्म हो गया, कभी साइक्लोन आ गया, राइट. बॉटलनेक्स, जी हाँ. अब बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इनएडिक्वेट ट्रांसफार्मर्स है और ट्रांसमिशन कैपेसिटीज़ भी प्रॉपर नहीं है. इसलिए बोल रहा है देयर इज़ लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस, राइट, जिसके कारण रिलायबल पावर सप्लाई भी यहाँ पर बहुत कम है, राइट. सो दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन ऑफ पावर सप्लाई इन हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया. एंड इसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया था और इसीलिए तो बोला गया था, आर्टिकल के हेडिंग क्या मैंने बोला था, दैट देयर इज अ सिचुएशन दैट हम लोग को रैंप अप करना पड़ेगा पावर के प्रोडक्शंस को. ठीक है. नेक्स्ट, हर घर तिरंगा कैंपेन. ये तो चलो बहुत ही ज़्यादा, किसी को भी फ़ोन करो तो मतलब वो मोदी जी आके बोलने लग जाते थे तिरंगा लगाओ तिरंगा लगाओ. तो ये हर घर तिरंगा कैंपेन है क्या? ये काइंड ऑफ एक इंस्पिरेशन है जो क्या हर एक इंडियंस को जिससे इंस्पायर किया जाएगा दैट हर इंडियंस को अपने घर में तिरंगा फ्लैग को होस्ट करना चाहिए, राइट. एंड सेलिब्रेट करना इंडिया का कल्चर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विथ हर घर तिरंगा 2024 प्रोग्राम. चलो ये तो आप लोगों ने सब तो यही सोचा होगा दैट हाँ भाई पेट्रियोटिज्म दिखाना है इसीलिए शायद हर घर तिरंगा कैंपेन है. बट पता है इसका रियलिटी क्या है? इसका रियलिटी अगर देखोगे हर घर तिरंगा कैंपेन का, वो ये है दैट इस कैंपेन के थ्रू इनडायरेक्टली अगर आप सोचिएगा ना, बहुत जो MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दे आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज फैब्रिक्स जिसमें झंडा वंडा बनाते हैं, राइट. बहुत सारे कागज के झंडे भी बिक रहे थे, आप देखोगे 5 रुपए 10 रुपए में, राइट. तो उसमें वो कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? वो क्या चाइना से थोड़ा ना आ रहा है? अरे भाई इंडियंस लोग ही कर रहे हैं भाई घर के. तो ये जो है ना, ये कैंपेन के थ्रू आप इनडायरेक्टली अगर इसको एनालाइज कीजिएगा तो द मेन एम इज ऑल्सो टू प्रोमोट द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, टू प्रोमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया हु आर इनटू दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज ऑल स्टफ्स. ठीक है. सो ये है हर घर तिरंगा कैंपेन. नेक्स्ट, विद्यांजलि, है ना. एक्चुअली क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि विद्यांजलि जो स्कीम है, विद्यांजलि जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर कुछ कुछ लोगों को अवॉर्ड किया गया था, इसीलिए दिस वाज अ न्यूज़. नाउ तो सवाल होता है विद्यांजलि है तो है क्या? यह एक इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर लिया गया है और इसका मेन एम क्या है? टू स्ट्रेंथन द स्कूल थ्रू कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट. स्कूल्स को स्ट्रेंथन करना है कम्युनिटी एज वेल एज पावर सेक्टर्स के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, राइट. ये इनिशिएटिव जो है ये कनेक्ट करेगा स्कूल्स को विथ बहुत सारे वॉलंटियर्स फ्रॉम इंडियन डायस्पोरा, जैसे यंग प्रोफेशनल्स, स्कूल एल्यूमिनाई, है ना, रिटायर्ड टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्रोफेशनल्स और व्हाट नॉट. ये वॉलंटियर्स क्या करेंगे? ये वॉलंटियर्स जो है ना पार्टिसिपेट करेंगे स्कूल सर्विसेज या फिर स्कूल एक्टिविटीज़ में, या फिर ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे इन एसेट या फिर मटेरियल या फिर इक्विपमेंट में, इन विच वॉलंटियर कैन सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स. क्योंकि अल्टीमेटली एम यही है दैट गवर्नमेंट इज एडेड स्कूल्स के थ्रू कैसे हम लोग ये एजुकेशन को स्मूथली पहुंचाया जा सके हर रीजन्स पे, राइट. इसीलिए ये अब इस विद्यांजलि इनिशिएटिव के अंडर भी जो भी टॉप कंट्रीब्यूटर्स जिन्होंने किया था उनको गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है. नेक्स्ट, असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है जहाँ पर हम लोग बात करेंगे असम पेंशन स्कीम फॉर जर्नलिस्ट. एक्चुअली क्या है ना, 20 सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ द स्टेट को अवार्ड सेलेक्ट किया गया है फॉर जर्नलिस्ट पेंशन इस साल के लिए. तो ये जो स्कीम है असम पेंशन स्कीम फॉर जर्नलिस्ट, ये जो पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में, इसका मेन एम है कि जो सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं ना, ये लोग जो है ना पूरा लाइफ टाइम तो जर्नलिज्म करते हैं, बट उसके बाद क्या, इनका कोई पेंशन को कोई जरिया नहीं है. इसीलिए इस स्कीम के तहत जो भी जर्नलिस्ट है जिनका रिटायरमेंट हो जाता है 60 साल के बाद, तो उनको रिटायरमेंट के बाद एक काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करना बाय अ मियर अमाउंट ऑफ 8,000 रुपीज़ पर मंथ, जो कि उनको प्रोवाइड किया जाता है टू द रिटायर्ड जर्नलिस्ट जिन्होंने आसाम को सर्व किया है फॉर मिनिमम ऑफ 20 years. ठीक है. सो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे
जो कि आप प्रीलिम्स या फिर मेंस पर्सपेक्टिव में, एनालिसिस पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दे कैन माइट बी डायरेक्टली आस्क्ड इन योर पेपर एज वेल. सो प्लीज़ बी keep yourself updated with that, right? So this was all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं आप सबके साथ next session में. Till then, bye bye, take care guys.